Hi, you watching your favorite YouTube channel, Learning Digital. Here we learn digital world things, so subscribe this channel for more digital world videos. एक्सेल ने मेरे पेशेवर और निजी जीवन दोनों का उपयोग किया है। बड़ी मात्रा में जानकारी को संग्रहित और व्यवस्थित करने में सक्षम होने से एक तैयार संदर्भ के रूप में ग्राहकों और यहां तक कि दिन प्रतिदिन के जीवन में परियोजनाओं पर नजर रखना बहुत आसान हो जाता है। इस परियोजना के अंत तक आप सीखेंगे कि एक्सेल स्प्रेडशीट कैसे बनाई जाती है और अपनी स्प्रेडशीट के भीतर डेटा का उपयोग करके अपनी जानकारी का विश्लेषण और व्यवस्थित करना आसान है। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम मूल रूप से लेखांकन उद्योग के लिए उपयोग किए जाने वाले पेपर स्प्रेडशीट पर आधारित थे। इस प्रकार कंप्यूटरीकृत स्प्रेडशीट का मूल लेआउट पेपर वाले जैसा ही होता है। संबंधित डेटा को टेबल में संग्रहित किया जाता है, जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित छोटे आयताकार बक्से या कोशिकाओं का संग्रह होता है। अपनी अत्यधिक बहुमुखी प्रतिभा और शक्ति के कारण एक्सेल 1985 में लॉन्च होने के बाद से व्यापार जगत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में से एक बन गया है। वास्तव में 80 और 90 के दशक का व्यक्तिगत कंप्यूटिंग पुनर्जागरण काफी हद तक एक्सेल और अन्य स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कई उपयोगों से प्रेरित था। एक्सेल और अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम के सभी संस्करण एक ही कंप्यूटर फाइल में कई स्प्रेडशीट पेज स्टोर कर सकते हैं। सहेजी गई कंप्यूटर फाइल को अक्सर वर्कबुक के रूप में संदर्भित किया जाता है और वर्कबुक के भीतर प्रत्येक पेज को एक अलग वर्कशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट एक डेटाबेस है जो आपको अपने डेटा को व्यवस्थित करने और तुलना के लिए किसी भी आइटम का विश्लेषण करने की अनुमति देता है जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है। आप एक स्प्रेडशीट बना पाएंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से जानकारी को फॉर्मेट कर पाएंगे और अपने काम के लिए ज्यादा गहन जानकारी देने के लिए सरल फॉर्मूले बना पाएंगे। आइए आपकी पूरी की गई स्प्रेडशीट और विश्लेषण देखें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम क्या हासिल करने जा रहे हैं। इस निर्देशित परियोजना में आप स्क्रैच से जानकारी की एक स्प्रेडशीट बनाएंगे, सरल प्रश्नों के उत्तर देने के लिए फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और कुछ निर्णय लेने में सहायता करेंगे। मान लीजिए कि आप एक में कंपनी के लिए काम करते हैं। आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के एक बड़े समूह को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ले जाने की तैयारी कर रही है। आपको प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग जरूरतें होंगी ताकि उन्हें कई मंजिलों को स्थानांतरित करने में मदद मिल सके और इसे सहज बनाने के लिए मूवर्स को सटीक दिशानिर्देश प्रदान करने की जरूरत होगी। स्प्रेडशीट आपको उस डेटाबेस की जानकारी लेने और अपने मूवर्स के सरल प्रश्नों के उत्तर देने के लिए फार्मूलों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए यह सुनिश्चित करें कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक प्रति है। यदि आपके कंप्यूटर पर पहले से ही एक्सेल लोड है तो कृपया उस प्रोग्राम को अभी खोलें। यदि आपके पास एक्सेल प्रोग्राम नहीं है तो कृपया एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के लिए निम्न वेब पेज पर जाएं। वेब पेज है www.macrosoft /Microsoft 365/FreeOffice Online for the web। इससे आप मुफ्त में साइन अप कर सकते हैं। वेबसाइट पर साइन अप फॉर फ्री बटन पर क्लिक करें और साइन अप पूरा होने तक वीडियो को पॉज करें और फिर अपना वीडियो फिर से शुरू करें। अब जब आपका सेशन हो गया है और आप एक्सेल के लिए तैयार हैं, तो आपको एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पर होना चाहिए। एक बार जब आप वहां पहुंच जाएं, तो एक खाली कार्यपुस्तिका ढूंढें और उसे चुनें। यह कुछ इस तरह दिखाई देगी। यह नई होगी। उस पर क्लिक करें।
ऐसा करने के बाद यह आपको एक्सेल इंटरफेस तक पहुंचने की अनुमति देगा। जब आप एक्सेल स्क्रीन को देखते हैं तो आपको पंक्तियों और स्तंभों की एक आयताकार तालिका या ग्रिड दिखाई देती है। क्षैतिज पंक्तियों को संख्या 1, 2, 3 आदि से तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A, B, C आदि से पहचाना जाता है। संख्या 26 से आगे जाने वाले किसी भी स्तंभ के लिए स्तंभों को 2 या अधिक अक्षरों जैसे स्तंभ अब AC या यहाँ तक कि AAB आदि से पहचाना जाता है। कॉलम और रो के बीच का प्रतिच्छेद बिंदु एक छोटा आयताकार बॉक्स होता है जिसे सेल के रूप में जाना जाता है। सेल वर्कशीट में डेटा संग्रहित करने के लिए एक बुनियादी इकाई है और क्योंकि प्रत्येक वर्कशीट में लाखों सेल होते हैं, इसलिए प्रत्येक को उसके सेल संदर्भ द्वारा पहचाना जाता है। सेल संदर्भ कॉलम अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन होता है, जैसे A3, B6 और यहां तक कि A345 भी। इन सेल संदर्भों में कॉलम अक्षर हमेशा पहले सूचीबद्ध होता है। इससे यह कार्य समाप्त हो जाता है। इस कार्य में हम एक्सेल के लिए रिबन के लेआउट और कार्यक्षमता को देखना शुरू करेंगे ताकि हम अपना खुद का डेटाबेस बनाना शुरू कर सकें। एक्सेल विंडो के कुछ हिस्से जैसे रिबन या स्क्रॉल बार वे विशेषताएं हैं जो हम अन्य माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में देखते हैं। हालांकि कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो स्प्रेडशीट के लिए अधिक विशिष्ट हैं, जैसे कि फॉर्मूला बॉक्स, नाम बॉक्स और वर्कशीट टैब। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास खाली स्प्रेडशीट खुली होनी चाहिए। आइए हमारी स्प्रेडशीट के शीर्ष पर स्थित रिबन को देखें। शीर्ष पर स्थित रिबन में वे सभी कमांड हैं जिनकी आपको एक्सेल के भीतर सामान्य कार्यों को करने के लिए आवश्यकता होगी। इसमें कई टैब हैं, जिनमें से प्रत्येक में कमांड के कई समूह हैं। हम इस अनुभाग में इन सभी के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन हम आपको सबसे आम को पहचानने में सहायता करना शुरू करेंगे। आइए पहले टैब फाइल से शुरू करें। ऊपरी बाएं कोने में फाइल पर क्लिक करें और सेव एज पर क्लिक करें। यह हमें दिखाएगा कि हम अपनी वर्कशीट की एक कॉपी कैसे सेव करते हैं ताकि हम इसे हमेशा आसानी से उपलब्ध रख सकें। सेव एज पर क्लिक करने के बाद हम फिर से सेव एज पर क्लिक करेंगे। हम वह फोल्डर ढूंढेंगे जिसमें हम दस्तावेजों को सहेजना चाहते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे। जब हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी फाइल को नाम देना चाहते हैं और हम हमेशा याद रखना चाहते हैं कि जब आप किसी चीज का नाम देते हैं तो यह आपको यह बताता है कि डेटाबेस में कौन सी जानकारी शामिल है, ताकि जब आपको इसकी जरूरत हो तो आपके लिए जानकारी ढूंढना आसान हो जाए। चूंकि हमारा उदाहरण जिस पर हम काम करेंगे वह एक मूव है, तो चलिए इसे एक में कंपनी मूव कहते हैं। एक बार जब आप उस नाम को टाइप कर लें तो बस सेव पर क्लिक करें। एक बार जब वह सेव हो जाए तो आप देखेंगे कि वह यहां आ जाएगा और उस स्प्रेडशीट का नाम ठीक उसी जगह दिखाई देगा जहां वह है। अब आपकी फाइल सेव हो गई है। एक बात याद रखें, अपने काम को समय समय पर सहेजना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ होने पर, जैसे कि बिजली की कमी, आप अपना डेटा न खोए। रिबन का अगला भाग जिसे हम देखना चाहते हैं वह होम टैब है। इस कोर्स के लिए यह मुख्य टैब है जिसका उपयोग हम फॉर्मेटिंग के लिए करेंगे। होम टैब पर कई बटन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उत्पादों जैसे वर्ड, पावरपॉइंट आदि में अन्य बटनों के समान होंगे। पेस्ट, कट, कॉपी जैसे बटन स्वव्याख्यात्मक हैं। आप जिस फॉन्ट के साथ काम कर रहे हैं उसका आकार और प्रकार भी बदल सकते हैं, जो यहां इस बॉक्स में स्थित है। जैसा कि आप सूची से देख सकते हैं, ड्रॉप डाउन स्क्रीन में कई फॉन्ट उपलब्ध हैं। आपके दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉन्ट आरियल और कैलिब्रिया हैं। इस अभ्यास के लिए
हम सबसे आम में से एक कैलिब्रिया का उपयोग करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो कृपया उस पर क्लिक करें। एक बार जब आप अपना फॉन्ट बदल लेते हैं और तय कर लेते हैं तो आप उसका आकार भी चुन सकते हैं। आप फॉन्ट प्रकार के बगल में स्थित ड्रॉप डाउन बॉक्स का उपयोग करके अपने फॉन्ट के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा कि यहां देखा गया है। इस अभ्यास के लिए हम 11 फॉन्ट का उपयोग करेंगे। यदि आप इस पर नहीं हैं, तो कृपया ड्रॉप डाउन का उपयोग करें और यह विकल्प चुनें। इसके बाद आइए सीधे यहां स्थित नाम बॉक्स को देखें। नाम बॉक्स उस चयनित सेल का स्थान या नाम प्रदर्शित करता है जिसमें आपका कर्सर वर्तमान में स्थित है। यह आपको किसी भी समय स्प्रेडशीट में अपनी स्थिति जानने की अनुमति देता है। यह आपको मैन्युअल रूप से उस स्थान को टाइप करके सेल बदलने की अनुमति देता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए मैं यहां नीचे आ सकता हूं और कॉलम बी पंक्ति 9 सेल B9 पर क्लिक कर सकता हूं, या मैं वास्तव में यहां से B9 टाइप कर सकता हूं और जब मैं एंटर दबाता हूं तो मेरा सेल स्थान अपने आप चला जाएगा। इसके बाद हम दाईं ओर स्क्रॉल बार देखना चाहते हैं। स्क्रॉल बार आपको ऊपर और नीचे या एक तरफ से दूसरी तरफ स्क्रॉल करने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्क्रॉल बार पर क्लिक करें और खींचें और यह आपको आपकी पूरी वर्कशीट में ले जाएगा। बाएं से दाएं, ऊपर और नीचे। अंत में आगे हम जूम इन और आउट करने में सक्षम होने पर विचार करेंगे, जिससे यदि आवश्यक हो तो बेहतर दृश्यता के लिए प्रत्येक सेल में लिखावट को बड़ा किया जा सके। नीचे एक स्लाइडर है जो आपको दिखाता है कि आप किस प्रतिशत पर हैं। वर्तमान में हम 100% पर हैं। आपको बस प्लस या माइनस का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपने देखा होगा, प्लस पर क्लिक करने पर संख्या बढ़ रही है। 150% पर यह हमारे पास मौजूद सेल का आकार है। अगर हम 100% पर वापस जाना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इस गतिविधि के लिए करेंगे, तो कृपया माइनस नंबर का भी इस्तेमाल करें। अंत में हम वर्कशीट को देखना चाहते हैं। ये स्प्रेडशीट के निचले भाग में सामने की ओर सूचीबद्ध हैं। एक्सेल फाइलों को वर्कबुक कहा जाता है। हमने जो संपूर्ण कार्य पुस्तिका बनाई है उसे एक में कंपनी मूव 1 के नाम से जाना जाता है। अब हम अपनी शीट को नाम देना चाहते हैं ताकि हम एक में कंपनी के लिए स्थानांतरित की जा रही 3 इमारतों में से प्रत्येक पर नजर रख सकें। शीट 1 पर हम इसे नाम देने के लिए जो करने जा रहे हैं वह यह है कि आप नीचे जाएंगे, शीट 1 को हाईलाइट करेंगे और अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे। एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो बॉक्स सामने आएगा और यह आपसे पूछेगा कि आप अपनी शीट का नाम क्या बदलना चाहते हैं। इस बिंदु पर हम इसे कॉर्पोरेट कहेंगे क्योंकि यह हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए स्थानांतरण जानकारी को दर्शाएगा। एक बार जब आप उस नाम को टाइप करते हैं तो आप ओके पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि यह अब शीट 1 लेबल नहीं है, इसे अब कॉर्पोरेट कहा जाता है। हम शीट 2 के साथ भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। शीट पर डबल क्लिक करें और इस बार हम इसका नाम एनेक्स 1 रखेंगे क्योंकि यह एनेक्स 1 बिल्डिंग है जिसमें हम जा रहे हैं। अंत में हम चाहेंगे कि आप अपनी शीट 3 का नाम एनेक्स 2 रखें। एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम अपनी सभी वर्कशीट का नाम रख पाएंगे। यह कार्य पूरा हो गया है। इस कार्य में हम अपने डेटा को अपनी कार्य पुस्तिका में दर्ज करना शुरू करेंगे ताकि हमारे पास सभी जानकारी एक स्थान पर हो। चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी वर्कबुक खोलनी चाहिए जिसका नाम एक्मे कंपनी मूव है और आपकी वर्कशीट के नीचे कॉर्पोरेट अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 लिखा होना चाहिए।
अब हम अपना डेटा दर्ज करना शुरू करेंगे। याद रखें, एक्सेल में डेटा संख्या, टेक्स्ट, दिनांक और समय से लेकर कुछ भी हो सकता है। आइए अपना डेटा दर्ज करने से शुरू करें, लेकिन ऐसा करने से पहले आइए एक पल रुकें और एक्सेल में डेटा एंट्री करते समय अपने कीबोर्ड पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कुछ कुंजियों पर नजर डालें। डेटा एंट्री करते समय आप किसी सेल पर क्लिक करके जानकारी टाइप नहीं करना चाहेंगे और फिर अगली सेल पर क्लिक नहीं करना चाहेंगे। जब आपके पास अपनी वर्कशीट में दर्ज करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा हो तो यह बहुत बोझिल हो जाता है। जो आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली कुंजी जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वह है टैब कुंजी। टैब कुंजी आपके कीबोर्ड के बाईं ओर स्थित होती है। टैब आपको एक सेल से तुरंत उस सेल के दाईं ओर जाने की अनुमति देता है, जैसा कि यहां देखा गया है। यह आपको यह भी अनुमति देता है कि यदि आवश्यक हो तो आप शिफ्ट और टैब कुंजी को एक ही समय पर दबाकर रिवर्स में जा सकते हैं, जैसा कि यहां देखा गया है। अगला यह है कि आप एंटर कुंजी का उपयोग करना चाह सकते हैं। एंटर आपको एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक लंबवत पैटर्न में नीचे जाने की अनुमति देता है, जैसा कि यहां देखा गया है। यह आपको तुरंत उस सेल पर ले जाता है जहां आपका कर्सर वर्तमान में है। अगला तरीका यह है कि आप उसी शिफ्ट और एंटर का उपयोग करके वापस ऊपर भी जा सकते हैं, जैसा कि यहां देखा गया है। और फिर अंत में आपके पास आपकी तीर कुंजियां हैं। तीर कुंजियां आपको सभी दिशाओं में जाने की अनुमति देती हैं। उदाहरण के लिए, आपकी नीचे की तीर कुंजी आपको उस सेल से नीचे की दिशा में ले जाएगी जिस पर आप हैं। आपकी दाईं तीर कुंजी आपको दाईं ओर ले जाएगी। आपकी ऊपर की तीर कुंजी आपको ऊपर ले जाएगी और आपकी बाईं तीर कुंजी आपको बाईं ओर ले जाएगी। तो अब जब हमारे पास इनमें से कुछ शॉर्टकट कुंजियां हैं जो आपको चीजों को स्वतंत्र रूप से इधर-उधर करने की अनुमति देती हैं, तो चलिए वास्तव में अपना डेटा दर्ज करना शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अनुलग्नक 2 पर क्लिक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम इसे अपने डेटा प्रविष्टि बिंदु के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। आप हमेशा अपने वर्कशीट के नाम के नीचे हरे रंग की रेखा से जान पाएंगे कि आप किस वर्कशीट पर स्थित हैं। तो इस मामले में अनुलग्नक 2 के नीचे यह हरी रेखा होनी चाहिए। वर्कशीट पर क्लिक करें और A1 पर जाएं। उस पर डबल क्लिक करें ताकि आप टाइप करना शुरू कर सकें। इस सेल में मैं चाहता हूं कि आप अभी नाम शब्द टाइप करें और टैब दबाएं। अब हम बॉक्स बनाने जा रहे हैं। टैब दबाएं। अब हम मूव की तारीख बनाने जा रहे हैं और टैब दबाएं। और फिर अंत में हम क्यूब शब्द टाइप करने जा रहे हैं। हमने यहां जो किया है वह हमारे हेडर के लिए डेटा बनाना है। इससे हमें पता चलता है कि नीचे जाने वाले कॉलम में किस प्रकार की जानकारी स्थित होगी। इससे आप अपनी जानकारी को आसानी से पहचान सकते हैं। एक बार जब आप पूरा कर लेते हैं तो अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है हमारी स्प्रेडशीट पर डेटा प्रविष्टि समाप्त करना। जब आप काम पूरा कर लेंगे तो आपकी अनुलग्नक 2 स्प्रेडशीट यहां दी गई स्प्रेडशीट जैसी ही दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास नाम, बक्सों की संख्या, हमारे स्थानांतरण की तिथि और हमारे क्यूब नंबर यहां स्थित हैं। आगे बढ़े और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं वैसा डेटा दर्ज करें। अब जबकि हमने अनुलग्नक 2 में अपना डेटा बना लिया है, अब हम अनुलग्नक 1 में भी यही चीज बनाने जा रहे हैं। जब आप अनुलग्नक 1 पर क्लिक करते हैं तो सुनिश्चित करें कि हमारी हरी रेखा संकेत देती है कि हम उस वर्कशीट पर हैं और आप शीर्ष हेडर पर वही नाम, बॉक्स, मूव की तिथि और क्यूब दोहराने जा रहे हैं और फिर डेटा दर्ज करने के लिए आगे बढ़े जैसा कि आप यहां देख रहे हैं।
अंत में हम कॉरपोरेट के साथ भी यही करने जा रहे हैं, केवल इस बार आपके पास नाम, बॉक्स, मूव की तिथि और कार्यालय होगा। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो कृपया नीचे दिया गया सारा डेटा दर्ज करें। इस कार्य में हम अपनी बनाई गई जानकारी लेंगे और प्रत्येक कार्यपत्रक पर सूत्रों का उपयोग करके देखेंगे कि स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए हमें प्रत्येक स्थान के लिए कितने बॉक्स ऑर्डर करने की आवश्यकता है। सूत्र एक्सेल का दिल और आत्मा है। सूत्र ही एक्सेल को इतना शक्तिशाली और व्यावहारिक बनाते हैं। एक्सेल में बहुत सारे सूत्र इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन शुरुआती लोगों को आगे बढ़ने से पहले मूल बातें सीखनी होंगी। एक्सेल के सूत्र बेहद जटिल हो सकते हैं। यदि आपको सरल स्प्रेडशीट के साथ दैनिक उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता है, तो आपको इससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास अपनी कार्यपुस्तिका एक्मे कंपनी मूव खुल जानी चाहिए। अनुलग्नक 2 पर जाएं और यदि आप पहले से ही उस पर नहीं हैं, तो वर्कशीट पर क्लिक करें। आइए कॉलम बी में एक सूत्र बनाएं ताकि हम इस स्थान के लिए आवश्यक कुल बॉक्सों की संख्या देख सकें। कॉलम बी में खाली पड़े पहले सेल पर जाएं। आपको अंततः सेल B9 पर पहुंच जाना चाहिए। फिर अपने माउस का उपयोग करके उस सेल पर डबल क्लिक करें ताकि आप सूत्र दर्ज कर सकें। एक बार जब आप टाइप कर सकें, तो कृपया निम्नलिखित बराबर चिन्ह दर्ज करें। फिर हमें जो करने की जरूरत है वह है सेल B2 पर क्लिक करना और फिर प्लस चिन्ह दबाना। इसके बाद हम आपको इस प्रक्रिया को दोहराते हुए प्रत्येक सेल और प्लस चिन्ह को तब तक दबाते रहेंगे जब तक कि वे सभी आपके सूत्र में शामिल न हो जाएं, जैसा कि यहां देखा गया है। एक बार जब आप सभी सेल शामिल कर लेते हैं, तो अंतिम चरण में प्लस चिन्ह के बजाय आगे बढ़े और एंटर दबाएं। यह बदले में आपके लिए आवश्यक बक्सों की संख्या की गणना करेगा। आपने अभी अपना पहला फॉर्मूला पूरा किया है। हम अनुलग्नक 1 पर जाएंगे और उसी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। एक बार जब आप उस सूत्र को पूरा कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें अकेले कॉर्पोरेट बिल्डिंग के लिए मूव पूरा करने के लिए 91 बॉक्स की आवश्यकता है। इसके बाद हम एक्मे कंपनी को इस कदम के लिए आवश्यक कुल बक्सों की संख्या तय कर सकते हैं। इस मामले में हमें अपने पास मौजूद सभी 3 वर्कशीट के साथ काम करना होगा। कॉर्पोरेट वर्कशीट पर जाएं और सीधे यहां स्थित सेल B18 पर क्लिक करें। अब हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि हमेशा याद रखें कि जब आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं, तो आप हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू करते हैं। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और उन बक्सों के अंतिम योग पर क्लिक करेंगे जिनकी हमें इस समय कॉर्पोरेट के लिए जरूरत थी, जैसे कि यह। अंत में हम अतिरिक्त वर्कशीट से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लस बटन दबाएंगे। हम प्रत्येक पर सीधे क्लिक करने जा रहे हैं। एक बार जब हमारे पास प्लस चिन्ह हो जाए, तो अनुलग्नक 1 पर क्लिक करें। अनुलग्नक 1 के लिए कुल बक्सों की संख्या वाले सेल पर क्लिक करें और फिर प्लस चिन्ह को फिर से दबाएं और अनुलग्नक 2 के साथ प्रक्रिया को दोहराएं। एक बार जब आपके पास वह अंतिम अनुलग्नक 2 संख्या हो जाए, तो एंटर दबाएं। यदि आपको सूत्र पूरा करने के लिए समय चाहिए, तो बेझिझक वीडियो को रोकें और जब आप तैयार हों तो वापस आएं। एक बार जब आप अपना फॉर्मूला पूरा कर लेंगे, तो एक्मे कंपनी को अपने मूव के लिए कुल 169 बक्सों की जरूरत होगी, अगर आपने इसे सही तरीके से किया है। यहाँ फॉर्मूला जोड़ के साथ किया जाता है, लेकिन याद रखें, हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी गणितीय फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जोड़ प्लस चिन्ह है, घटाव माइनस चिन्ह है, भाग बैकस्लैश चिन्ह है और गुणन को तारांकन चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
मैं आपको हमारे द्वारा सेट किए गए फॉर्मूले के साथ खेलने और प्रत्येक फंक्शन को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि आप उससे परिचित हो सकें। जोड़ने, घटाने, भाग देने और गुणा करने की क्रिया में प्रारूप हमेशा एक जैसा रहता है, बस यही अंतर होगा जिसकी आपको आवश्यकता होगी। इस कार्य में हम अपने द्वारा बनाए गए डेटाबेस को लेंगे और जानकारी को पढ़ने में थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी कार्यपुस्तिका 1 में कंपनी मूव खोलनी चाहिए। अनुलग्नक 2 पर जाएं। यदि आप पहले से उस पर नहीं हैं, तो उस कार्यपत्रक पर क्लिक करें। अब हमें स्प्रेडशीट में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि इसे पढ़ने वाले मूविंग कंपनी जैसे कोई भी व्यक्ति ठीक से समझ सके कि वे क्या देख रहे हैं। तो उदाहरण के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने हेडर को बोल्ड करते हैं। ऐसा करने के लिए आप नंबर 1 पर क्लिक करने जा रहे हैं, जो बदले में पूरी पंक्ति को हाईलाइट करेगा। होम टैब पर आपको यह कैपिटल बी दिखाई देगा। वह भी बोल्ड का मतलब है। आगे बढ़े और उस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि फॉन्ट में बदलाव अब बोल्ड हो गया है। तो आगे हम इन वाक्यांशों को रेखांकित भी करने जा रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि ये हेडर पंक्तियां हैं और यह वह जानकारी है जिसे उन्हें देखना चाहिए। इस मामले में आपको ये 3 बिंदु दिखाई देंगे और जब आप अपना कर्सर ऊपर ले जाएंगे तो यह और फॉन्ट विकल्प कहेगा। आगे बढ़े और इन 3 बिंदुओं पर सिंगल क्लिक करें। आपको वहां के बीच विकल्प दिखाई देंगे। हम रेखांकन का उपयोग करने जा रहे हैं। रेखांकन पर क्लिक करें और अब आप देखेंगे कि ये रेखांकित हैं और हमारी पंक्ति के शीर्षक के रूप में अधिक आसानी से दिखाई देते हैं। इसके बाद हम शायद इसे बनाने में सक्षम होंगे ताकि इसे पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। यदि हम कॉलम सी को देखें तो अब मूव की तिथियां पढ़ना आसान नहीं है और मूव की तिथि कट ऑफ नहीं है। हमें अपने कॉलम को ऑटो फॉर्मेट करने की आवश्यकता है ताकि वे उचित आकार के हों और स्प्रेडशीट पढ़ते समय सभी जानकारी दिखाई दे। तो हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम इस कोने में क्लिक करके पूरी स्प्रेडशीट को हाईलाइट करने जा रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी स्प्रेडशीट अब हाईलाइट हो गई है। आप अपना कर्सर लेंगे और उसे तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि वह एक और अब के बीच एक बारबेल जैसी दिखने वाली चीज न बन जाए। जब आप उसे देखेंगे तो आप डबल क्लिक करेंगे और यह आपके प्रत्येक कॉलम के लिए सही चौड़ाई में अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा, जो वहां मौजूद जानकारी पर आधारित होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यूब में बॉक्स नाम और मूव की तारीख से छोटे हैं क्योंकि उन सेल में जानकारी उतनी बड़ी नहीं है। आंखों के लिए चीजों को पढ़ना थोड़ा आसान बनाने के लिए अगला कदम यह है कि हम अपने पास मौजूद जानकारी में बॉर्डर जोड़ने जा रहे हैं। तो इस मामले में हम एक पर क्लिक करने जा रहे हैं और जब हम वहां होंगे तो हम अपने माउस के बाएं बटन को दबाए रखेंगे, इसे पूरी तरह से अंतिम कॉलम तक खींचेंगे जिसमें हमारे पास डेटा है और अंतिम पंक्ति तक नीचे तक जहां हमारे पास सभी 4 कॉलम की सारी जानकारी है। एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम रिबन पर वापस चले जाएंगे। बी के बगल में आपको बॉर्डर दिखाई देंगे। हम ड्रॉप डाउन या कैरेट पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसके कई विकल्प हैं। इस मामले में हम सभी बॉर्डर प्रदान करने जा रहे हैं। उस पर क्लिक करें और अब डेटा को तोड़ने और आंखों के लिए इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए बॉर्डर पूरी तरह से ले लिए गए हैं। अब जब हमने अनुलग्नक 2 पूरा कर लिया है तो चलिए वही प्रक्रिया करते हैं जो हमने अनुलग्नक 1 के साथ की थी। अनुलग्नक 1 पर क्लिक करें। सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम अपने हेडर नामों को बोल्ड करने जा रहे हैं।
हम उस पंक्ति को हाईलाइट करते हैं, यहाँ रिबन पर जाते हैं, बोल्ड के लिए भी ढूंढते हैं और क्लिक करते हैं। अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह यह दर्शाने के लिए कि यह वास्तव में एक हेडर है, हम उस जानकारी को रेखांकित करने जा रहे हैं। हम अधिक फॉन्ट विकल्पों पर जा रहे हैं, रेखांकित करें पर क्लिक करें और सभी चीजें अंडरलाइन हो जाएंगी। इसके बाद हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी जानकारी कॉलम में दिखाई दे। हम यहीं क्लिक करके अपनी पूरी वर्कशीट को हाईलाइट करने जा रहे हैं और जैसे ही हम यहीं क्लिक करेंगे हम अपना कर्सर लेंगे, बीच में छोटा डंबल बनाएंगे और जल्दी से डबल क्लिक करेंगे और इस बिंदु पर यह हमारे लिए आवश्यक कॉलम की उचित चौड़ाई के अनुसार ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। और फिर अंत में हम बॉर्डर जोड़कर अपनी प्रक्रिया को दोहराने जा रहे हैं। चूंकि हमने पहले ही एक बार सभी बॉर्डर का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए यह डिफॉल्ट रूप से उसी पर होगा। हम उस पर क्लिक करेंगे और वही चीज जुड़ जाएगी। पढ़ने में आसान। और फिर इसके बाद हम कॉर्पोरेट करने जा रहे हैं। कॉर्पोरेट में जाएं और वही प्रक्रिया दोहराएं। फिर से अगर आपको अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तो कृपया वीडियो रोक दें और जब आप तैयार हों तब फिर से शुरू करें। एक बार जब आप कॉर्पोरेट पूरा कर लें तो यह नीचे दिए गए तरीके से दिखना चाहिए। अब जैसा कि आप प्रत्येक टैब पर देख सकते हैं, इसे पढ़ना और यह जानना बहुत आसान है कि हम किस जानकारी की तलाश कर रहे थे। यह हमें और बाकी सभी को बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के हमारे पास मौजूद जानकारी के डेटाबेस को पढ़ने में सक्षम बनाता है। मैं आपको सीमाओं, फॉन्ट विकल्पों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और देखें कि आप किस प्रकार की अन्य चीजें कर सकते हैं।